Now we will study descent of testes and detailed structure of scrotum. तो ये जो टेस्टिस नीचे आते हैं, ये टेस्टिस कैसे डिसेंट होते हैं? ये क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये तो कहाँ रहते हैं, ये तो एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। तो इनके लिए, इनके नीचे आने के लिए, इनके डिसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दो हार्मोन्स। ध्यान रखिएगा, दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक हार्मोन है एफएसएच और एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? एक हार्मोन एफएसएच, दूसरा हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? टेस्टिस के डिसेंट के लिए, यानी उसके नीचे आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ये टेस्टिस नीचे आ जाते हैं तो एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑफ कोर्स कि टेस्टिस नीचे क्यों आते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टेस्टिस इसलिए नीचे आते हैं कि उनका टेम्परेचर, उनको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। कितना टेम्परेचर कम चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। तो जब टेस्टिस नीचे डिसेंड होते हैं, स्क्रॉटम में आ जाते हैं, जो कि एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहां पर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। कितना कम होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। किससे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमें सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस से। तो उससे कम होता है, तो वो सुटेबल टेम्परेचर है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब मान लेते हैं कोई ऐसा है जिसमें टेस्टिस नीचे डिसेंड हुए ही नहीं। तो टेस्टिस जब नीचे नहीं डिसेंड हुए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यानी ऐसी कंडीशन जिसमें टेस्टिस नीचे ना आए तो उसे कहते हैं अपन क्रिप्टोर्किडिज्म। व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म? इट इज अनडिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। दे रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर बने रहेंगे? ये एब्डोमिनल कैविटी में बने रहेंगे। इस वजह से ये ऊपर ही बने रहेंगे। तो ऐसे पर्सन, वो जो ऐसा बच्चा होगा, ऐसा पर्सन होगा, वो तो कैसा हो जाएगा? स्ट्राइल हो जाएगा। तो फिर वो स्ट्राइल ना हो तो इसके लिए आजकल एक सर्जरी करते हैं, बहुत कॉमन सर्जरी है। क्या कहते हैं उसे? ऑर्कियोपैक्सी। तो इस ऑर्कियोपैक्सी सर्जरी से क्या करते हैं? टेस्टिस को नीचे ले आते हैं। यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि कैस्ट्रेशन एक टर्म है। ये कैस्ट्रेशन क्या होता है? तो इस कैस्ट्रेशन में क्या करते हैं? टेस्टिस को क्रश कर देते हैं बहुत ज्यादा। और जब टेस्टिस को क्रश कर देते हैं तो उस वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ एनिमल्स में ऐसा करते हैं, कॉमनली है, जैसे बुलॉक्स में ऐसा करते हैं। तो इस वजह से जब टेस्टिस नहीं होगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा तो जो एग्रेसिवनेस होगी मेल की वो कम हो जाएगी और वो बुलॉक्स ज्यादा ओविडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस करते हैं। एक और बात ये है कि जो टेस्टिस नीचे आते हैं, जब ये डिसेंड होते हैं, तो जिस कैनाल से डिसेंड होते हैं उसे कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलेंगे इसे? इंग्वाइनल कैनाल। ये स्टार्ट हो जाते हैं काफी अर्ली, ये डिसेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं टेस्टिस 4th मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 7th मंथ में ये कैनाल से बाहर आ जाते हैं, और जब ये कैनाल से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये बर्थ के टाइम में स्क्रॉटम में अच्छी तरीके से आ पाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर लगाना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। ये बात ध्यान रखेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर ये करना है। अब मैं इसके आगे अगर आपसे बात करूं कि टेस्टिस तो नीचे आ गए, टेस्टिस के नीचे आने का फायदा क्या है? तो टेस्टिस के नीचे का आने का फायदा अभी अपन से डिस्कस किया था कि टेम्परेचर कम हो जाता है। क्वेश्चन यहां पर दिमाग में आएगा कि टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो एक तो छोटा सा रीजन ये है कि स्क्रॉटम एक पाउच है जो बॉडी के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है, इस वजह से टेम्परेचर कम होता है। और दूसरा एक वीनस प्लेक्सस है, और वो वीनस प्लेक्सस है पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। कौन सा है? पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। तो ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस में क्या होता है? इसमें एक काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर सिस्टम होता है, और इस वजह से क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टेम्परेचर कम करने के लिए। कहां पर? टेस्टिस में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये आपको ध्यान रखनी थी।
अब इसके बाद ये बात आती है कि जो टेस्टिस नीचे आ गए तो टेस्टिस यहाँ पर फिक्स क्यों है, कैसे फिक्स है टेस्टिस? तो टेस्टिस फिक्स ऐसे होते हैं कि एक तो इलास्टिन फाइबर का बना हुआ एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं जुबरनाकुलम, जिसका दूसरा नाम है मेसोर्चियम। क्या कह सकते हैं अपन इसे? जुबरनाकुलम या मेसोर्चियम। किसका बना हुआ है ये? इलास्टिन फाइबर्स का। और ये इलास्टिन फाइबर्स का स्ट्रक्चर इसको इसकी पोजीशन में रखेगा नीचे साइड की तरफ से। अब इसे ऊपर साइड की तरफ से कौन इसकी पोजीशन में रखेगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या रिस्पॉन्सिबल है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड किसकी बनी है? तो ये बनी है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आप जानते ही हैं क्या है, ये वास डिफरेंस है। इस वास डिफरेंस की क्या बनी है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसके अलावा और क्या क्या है स्पर्मेटिक कॉर्ड में? तो गोनेडियल वेन्स हैं, गोनेडियल आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कंबाइंडली एक साथ क्या कह देते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जुबरनाकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? टेस्टिस को अपनी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे ख्याल से बात, ये ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो गया। बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि टेस्टिस को कौन फिक्स रखता है उनकी पोजीशन में। ठीक है, अब अपन एक बात और समझ लें कि स्क्रॉटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्क्रॉटम में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? तो देखिए, स्क्रॉटम में सबसे बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी? स्किन। सबसे बाहर की लेयर कौन सी स्क्रॉटम की? स्किन। इसके अलावा, स्किन के अलावा जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, इसके ठीक अंदर कौन सी लेयर है? तो इसके ठीक अंदर होती है डार्टोस मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी मसल? डार्टोस मसल। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या? डार्टोस मसल। इस डार्टोस मसल के ठीक और अंदर नीचे की तरफ है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया। क्या है इसके अंदर? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया। और इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सी? क्रीमास्टर मसल्स। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते हैं क्रीमास्टर मसल्स इसके ठीक अंदर। और उसके भी ठीक अंदर कौन है? इंटरनल स्पर्मेटिक फैशिया। तो इंटरनल स्पर्मेटिक फैशिया है, फिर क्रीमास्टर मसल्स हैं, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैशिया है, और फिर इसके बाद डार्टोस मसल्स हैं, और फिर स्किन है। तो ये सारा मिलकर के एक साथ हम इसको अगर कहें तो क्या कह सकते हैं? स्क्रॉटम। क्या बोलेंगे इसे? स्क्रॉटम। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई कि स्क्रॉटम किससे मिलकर के बना होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टेस्टिस को नीचे लाने के लिए स्क्रॉटम मिलाने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा कैसे होता है कि टेस्टिस को नीचे लाने की जरूरत ही नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, काफी कम है, और कम है तो उनकी एब्डोमिनल कैविटी में ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है। तो एब्डोमिनल कैविटी में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो वो एनिमल्स हैं प्रोटोथीरियंस, इडेंटेटा, प्रोबोसीडिया, साइरेनिया और सिटेसिया। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब प्रोटोथीरियंस का एग्जाम्पल है प्लेटिपस, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। इडेंटेटा का एग्जाम्पल है अर्माडिलो, पेंगुलिन भी है। प्रोबोसीडियंस का एग्जाम्पल एलिफेंट, साइरेनिया का सी काऊ, सिटेसिया का बहुत कॉमन है व्हेल और डॉल्फिन। यहाँ मैं एक थोड़ा सा एक निमोनिक बता दूं लर्न करने के लिए, क्योंकि एब्डोमिनल टेस्टिस हैं। बार बार कह रहा हूं कि क्यों एब्डोमिनल टेस्टिस हैं? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर कम है। तो मैं कह रहा था कि इनका निमोनिक बनेगा, इसके अगर फर्स्ट लेटर ले लें हम सारे ऑर्डर्स का तो ये हो जाएगा PEPSC। क्या बनेगा? पेप्सी। और पेप्सी कैसी होती है? ये तो कोल्ड होती है। इसका मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा है? कोल्ड है, ठंडा है, और इस वजह से ये क्या हो जाते हैं? इनके टेस्टिस को नीचे आने की जरूरत नहीं होती। ये बात ध्यान रखेंगे एब्डोमिनल टेस्टिस। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो चिरोप्टेरा और रोडेंशिया ऑर्डर है, इनके एनिमल्स जैसे कि चिरोप्टेरा का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बैट, रोडेंशिया का एक कॉमन एग्जाम्पल है रैट, बाकी सारे रोडेंट्स भी इसी में आते हैं। तो ये जो
चिरोप्टेरा का एग्जाम्पल है बैट और रोडेंशिया का एग्जाम्पल क्या है, रैट। तो ये जो दोनों ऑर्डर के एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर उतना कूल नहीं होता कि वो एब्डोमिनल टेस्टिस रख सकें। तो उनके टेस्टिस कब डिसेंट होते हैं? उनके टेस्टिस डिसेंट हो जाते हैं जब ब्रीडिंग सीजन होता है। कब डिसेंट हो जाएंगे? ब्रीडिंग सीजन। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई कि इनके टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन में डिसेंट होंगे, इनके परमानेंट रहेंगे, एब्डोमिनल टेस्टिस रहेंगे। एक छोटी सी बात और यहां पर समझनी है कि ये जो टेस्टिस ह्यूमंस में नीचे आ गए, अब मान लेते हैं बहुत कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उस कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पूरा स्क्रोटम और ये स्ट्रक्चर बॉडी के पास आना चाहिए। तो उसको पास आने के लिए भी जो सबसे मेन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इन डेल्टॉस मसल्स का होता है, और यही मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये कब कॉन्ट्रैक्शन होगा? फिर से ध्यान रखिए, ये कोल्डर कंडीशंस में होगा। वार्मर कंडीशंस होंगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा? ये रिलैक्स हो जाएगा। तो वार्मर कंडीशंस में रिलैक्स हो जाएगा और कोल्डर कंडीशंस में कौन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी? डेल्टॉस मसल्स। और इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो फिर से कम हो जाएगा। वन मोर थिंग डियर, टेस्टिस के बाहर की तरफ 2 लेयर्स रहती हैं, जिसको हम कंबाइंडली तो एक ही लेयर मानेंगे, उसे हम कहेंगे ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस बनी है आउटर पैराइटल से और इनर विसरल लेयर से। तो ये थोड़ा सा अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। एक और बात याद रखनी है आपको कि टेस्टिस एक तो होता नहीं है, टेस्टिस तो 2 होते हैं। तो उन दोनों टेस्टिस में यूजुअली 99% केस में ऐसा होता है कि लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा पहले डिसेंड हो जाता है और राइट टेस्टिस थोड़ा ऊपर रहता है। इसका कोई फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं, बट इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है कि जब दोनों लेग्स बहुत क्लोज हों तो उस कंडीशन में टेस्टिस एडजस्ट हो जाए अपनी पोजीशन में और वो क्रश्ड ना हो जाए। तो उनकी क्रशिंग को बचाने के लिए, ताकि वो क्रश ना हो जाए, उसको बचाने के लिए क्या हो जाता है कि लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली नीचे रहता है और राइट टेस्टिस यूजुअली थोड़ा सा ऊपर रहता है।